हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट में सर्किट थ्योरी। ठीक है, और सर्किट थ्योरी का फर्स्ट वीडियो बेटा मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आरएल सर्किट यानी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया है और एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर हो गया और ये सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है, ये हमने लिखा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये हमारे पास में अल्टरनेटिंग है। ठीक है बेटा, और यहां से ये करंट सप्लाई कर रहा है। अच्छा, आप फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में लाई करते हैं ना, दोनों एक संग चलते हैं, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक संग आती है और मिनिमम वैल्यू भी एक संग आती है। तो बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज हमारे पास में क्या होगा वी आर इसके अंदर, और करंट क्या होगा आई, ये करंट आ गया आई। ठीक है, ऐसे इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है बेटा, वोल्टेज लीड करता है करंट को बाई फेज पाई बाई 2। तो वोल्टेज हमारे पास में लीड कर रहा है ये VL, और करंट हमारा जो है लैग्स बिहाइंड होता है बाई फेज पाई बाई 2। क्लियर है। यहां पर लास्ट वीडियो बेटा नहीं देखी हो तो प्लीज उसे देखिएगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके पास में। रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं बेटा, और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को बाई फेज पाई बाई 2। क्लियर है। देखिएगा यहां पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि जो हमारे पास में फेजर बनाते हैं बेटा। ठीक है, डायरेक्टली हम फेजर बनाते हैं। चलो इसका फेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहां पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाता है, कोई समस्या नहीं है बेटा इसमें करने में, आसान है ये चैप्टर, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है। देखो क्या करते हैं, यहां पर एक्स एक्सिस, ये मेरे पास में वाई एक्सिस। क्लियर। अब हमने क्या किया, वोल्टेज और करंट रजिस्टर के अंदर सेम फेज में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया वोल्टेज के लिए, तो हमने बनाया वोल्टेज, देखो इस डायरेक्शन में हमने ले ली वोल्टेज, हमारे पास में इस डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया, ये आगे मेरे पास में वोल्टेज, इसको लिख दिया मैंने VR, वोल्टेज इन रजिस्टर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं करंट, करंट के लिए हमने इसमें रखा, करंट रहा I, इसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है बेटा, दैट इज I। क्लियर। इसके बाद में बेटा करंट से इंडक्टर में, देखिएगा करंट से इंडक्टर के अंदर, करंट से इंडक्टर के अंदर वोल्टेज पाई बाई 2 आगे है, यानी उसे लीड कर रहा है, तो हमने यहां लगा दिया, ये वोल्टेज आ गई हमारे पास में, कितना आ गया बेटा पाई बाई 2 आगे, ये हो गया VL। ठीक है, देखो VL ये हो गया। अब देखो इस वाले फेजर में दोनों ही हमारे पास में फेजर कवर्ड हो गए, V और R सेम डायरेक्शन में मिल गए, और वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 हमें आगे मिल गया। क्लियर। चलो देखो अब इनका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है ना, इसका हम क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें पॉइंट मेंशन कीजिए, द वेक्टर VR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को, यानी फेजर को, फेज विद I, करंट के संग में फेज के, तो हम यहाँ वेक्टर की फॉर्म में इसको मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि ये फेजर है बेटा, कर दिया। VR इज अ वेक्टर, VL इज अ वेक्टर, दोनों ही हमारे पास में वेक्टर है। देखो यहां लिखा मैंने O और यहां लिख दिया बेटा मैंने P, यानी OP रिप्रेजेंट द वेक्टर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VR वेक्टर को। O इसको कर देते हैं OQ, OQ इज अ वेक्टर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VL को। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। VL एंड VR आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर VL एंड VR आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इसमें ये याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट करके आप दिमाग में रखिए बेटा, V जो E होगा यानी ये जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू होगा VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि VL एंड VR आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे बेटे, देखें इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। ये हमारे पास में रिजल्ट बन के आएगा, देखिए क्लियरली ड्रॉ कीजिए, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, मान लेते हैं बी नॉट मैक्सिमम वैल्यू तक, यहां तक मैक्सिमम वैल्यू। और ये किस एंगल पर है बेटा, हमारे पास में फाई एंगल पर है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, फाई एंगल पर। अच्छा, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहां पर, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें नीचे मिल जाएगी। तो देखें बेटा हमें क्या मिलेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में ई भी होती है और वी भी होती है। ठीक है, लगाते हैं द रिजल्टेंट ऑफ, और बेटा आप इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको वी नॉट को, ये ई जो होता है ना, इससे मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं आपके लिए, देखिएगा ई से यहां लिखते हैं हम द रिजल्टेंट ऑफ वी आर वेक्टर एंड वी एल वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा वेक्टर है बेटा, ये ओ पी, और इसको कौन सा वेक्टर ले लूं, एन वेक्टर ले लेता हूं, चलो ओ एन वेक्टर, रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वेक्टर के बराबर होगा। तो देखो अब आपके पास में क्या हुआ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, किसके इक्वल होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है बेटा। पैरेललोग्राम थ्योरम को आप लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आप लिखोगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर प्लस 2 वी एल वी आर कॉस 90, तो कॉस 90 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड आप स्क्वायर कीजिएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये मिल गया। अच्छा अब देखिएगा बेटा, इक्वेशन बना देते हैं, लेकिन बेटा हम ये जानते हैं कि जो वी आर होता है, जो वी आर वेक्टर होता है वो आई आर होता है, मतलब आई आर वोल्टेज आई आर के बराबर, और वी एल किसके इक्वल होता है, वी एल होता है बेटा आई एक्स एल के बराबर होता है, आई एक्स एल। एक्स एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में मेंशन कराते हैं। तो आपको क्या मिला देखो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर प्लस दूसरा में मिलेगा आई एक्सएल का होल स्क्वायर, आई एक्सएल का होल स्क्वायर। तो आपको ये देखेंगे बेटा यहाँ पे ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई कॉमन आ गया, आई स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर आपके पास बन के आ गया। अब करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ई, आई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, और हमने यहां लिखेंगे इसको आई इज इक्वल टू ई ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे को करंट की वैल्यू मुझे मिल गई कि इस आरएल सर्किट में करंट मेरे पास में कितना होगा। क्लियर है, आरएल कितना होगा बेटा। इस टर्म को, नीचे जो बॉटम वाली टर्म है, हम इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम में इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको इम्पीडेंस। अब देखिए बेटा इम्पीडेंस, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड, आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड, वेयर जेड किसके इक्वल है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने जेड को क्या बताया है, जेड इडा इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस है हमारे पास में, यानी पूरे सर्किट का ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, दोबारा देखिएगा, जेड को क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट।
इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। ठीक बेटा, अब इसमें हम 10 फाई की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगी, देख के बताइएगा। 10 फाई हमें क्या मिलेगा, 10 फाई बताएंगे। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में कौन है बेटा, VL, और बेस में कौन है, VR। तो यहाँ पे 10 फाई यानी 10 फाई आपके पास में कितना मिला, 10 फाई हो गया आपके पास में VL ओवर VR, VL ओवर VR। अब देखो VL कितना है आपके पास में, 10 फाई। अभी आपने पढ़ा VL किसके इक्वल है, देखो VL है IXL और VR है IR के बराबर। तो बताओ कितना आया, VL हो गया आपके पास में बच्चा IXL और ये हो गया IR, कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास में मिल के आ गया 10 फाई इज इक्वल टू XL ओवर R, और फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XL ओवर R। ये बेटा आपके पास में फेज एंगल निकल आया है इसका, है ना, कितने फेज पर होगा। अब ये हमारे पास में यहां पर ये देखिएगा एक्सेल किसके इक्वल होता है, एक्सेल होता है बेटा हमारे पास में ओमेगा एल के बराबर। तो आप इसको फाई को भी यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है बेटा, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं बेटा इंडक्टिव इंपीडेंस। ठीक है, अब इसी में एलआर सर्किट में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इंपीडेंस। इंडक्टिव इंपीडेंस क्लियर बेटा, इसे ZL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी निकाला था ना Z इज इक्वल टू, देखो अभी मैंने बताया था ना Z इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यही तो बताया था। यही आपके पास में इंडक्टिव इंपीडेंस, कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा यहां पर हमें। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अब XL किसके इक्वल था बताया था बेटा अभी मैंने, ओमेगा एल के बराबर। तो ये आपके पास में हो जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर बच्चों। अच्छा, ओमेगा आप जानते हो कितना होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा कितना होता है बेटा, 2 पाई एफ। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो Z इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, R स्क्वायर प्लस और देखो ओमेगा 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। ये आपके पास में इंडक्टिव इंपीडेंस Z से या ZL से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल RL सर्किट के लिए, केवल RL सर्किट के लिए। क्लियर बात बेटा। अब इन LR सर्किट के अंदर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगी, वो होगी आई नॉट। अब आई नॉट को हम कैसे लिखेंगे बेटा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, जो अभी हमने लिखा है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। तो बेटा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ZL की फॉर्म में, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ZL। ठीक है, अब अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां पर अगर हम फेजर बनाएं किसका, रेजिस्टेंस ऑफ इंपीडेंस का, इंडक्टिव इंपीडेंस का अगर हम फेजर बनाएं तो कैसा बनेगा, देखो बच्चों चेक कीजिएगा, इसका भी फेजर बन जाता है। कैसे बन जाएगा, देखिए यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर हमने मेंशन करते हैं रेजिस्टेंस और बेटा यहां मेंशन करते हैं हम इंपीडेंस, सॉरी एक्सेल। हम यहां क्या मेंशन करेंगे, एक्सेल, रिएक्टेंस, क्योंकि हमें किसके 10 फाई चाहिए ना,
tan phi। अब देखो यहाँ क्या बन के आएगा, ये मेरे पास में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा ZL को, इंपीडेंस को, और एंगल कितना होगा बच्चा हमारे यहाँ पर 5। ठीक है, अब देख अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर ये वाला, और यहां से इस तरीके से, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये मेरे क्या देगा XL, और ये मुझे क्या देगा R। ठीक, तो अब इसको रखें तो ये हो गया XL और ये हो गया R। ठीक है, तो tan phi किसके इक्वल होता है बेटा, tan phi हो गया, आपने पढ़ा है अभी, XL ओवर R। देखो बन के आ गया, नहीं बन के आ गया, इसका भी फेजर बना के। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि XL और R को फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ZL हमें क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इंपीडेंस। अब इंडक्टिव इंपीडेंस आपने पढ़ा होगा 4th चैप्टर में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, तो ये 10th है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आपका कंडक्टेंस होता है। सिमिलरली बेटा रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। ठीक है, यहां नोट पॉइंट करके मैं आपके लिए लिख रहा हूं, याद रख लीजिएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ impedance is known as, क्या बेटा, क्या बोला था मैंने, एडमिटेंस, एडमिटेंस ADMITTENC, एडमिटेंस। ठीक है, और बेटा हम इसे Y से रिप्रेजेंट करते हैं, YL से। तो हमारा क्या आएगा, YL इज इक्वल टू 1/ZL। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, YL इज इक्वल टू ZL। तो ठीक है, ये आपके पास में निकल के आया, नहीं आया, इंपीडेंस आ गया बेटा। रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आ रहा है, वो है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। क्लियर बच्चा, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज में, यानी अब हम पढ़ेंगे बेटा आरसी सर्किट। ठीक है, सीकेटी मतलब सर्किट, आरसी सर्किट को हमें पढ़ना है। देखिएगा इसमें हमने क्या किया है कि कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड कर दिया। क्लियर बच्चा, देखो कर दो, और इसको हमने एक ईएमएफ सोर्स से, अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां आ गया कैपेसिटर, यहां आ गया रेजिस्टेंस। अब बेटा अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलते हैं बेटा, हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को, पोटेंशियल को बाई फेज π/2, यानी आपके पास में करंट लीड करेगा, यानी वोल्टेज आपके पास में पीछे चलेगा। ठीक है बेटा, अब इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, ठीक है, और ई क्या है हमारे पास में, सप्लाई वोल्टेज है, यानी हमारे पास में सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ पीक वैल्यू इसकी कितनी आएगी, ई नॉट। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम टू सेम। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, सर्किट के अंदर। ठीक है बच्चा, अब देखो इसके लिए फेजर डायग्राम फॉर आरसी सर्किट, यहां लिख रहे हैं फेजर डायग्राम फॉर आरसी सर्किट। ठीक है, बनाते हैं बेटा। देखिए करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, सबसे पहले हम इसी को उठाते हैं। देखिए कैसे, ये आ गया हमारे पास में, और यहां पर आपका नीचे हमने लिया, ये हमारे पास में आ गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस आएगा, नेगेटिव ले लेंगे कोई समस्या नहीं। यहां पर ये हमें मिलेगा बेटा वी आर, देखिए वी आर वेक्टर फॉर्म में लगा रहे हैं बेटा, और यहां पर हो गया ये करंट आई। नीचे हमारे पास में कौन है, वीसी, नीचे हमारे पास में आ गया वीसी वोल्टेज।
अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब इसका हम रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने पहले वाले उसमें निकाला था, आरएल सर्किट में निकाला था। ठीक है, इसमें निकाल देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से। ठीक बच्चा, अब देख इधर ये इसकी रिजल्टेंट वैल्यू यानी हमें मिलेगी ई की वैल्यू जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ई। ये हमें मिल गया। ई को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहां पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा, कोई टर्म मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे पी कर किया था, यहाँ पर कर देता हूँ क्यू और यहाँ पे कर देता हूँ एन। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा सही रहता है, एन रख दिया। ये हो गया ई। अब ये एंगल कितना बना रहा है, फाई एंगल। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अब बेटा अब हम निकालें, अगर हम ये देखें चलो पाइथागोरस थ्योरम से हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास में ये लिखते हैं हम ओ एन वैक्टर इज इक्वल टू, दूसरे तरीके से करते हैं, ओ एन वैक्टर किसके इक्वल होगा, ओ पी वैक्टर प्लस पी एन वैक्टर, पी एन वैक्टर। ठीक है, अगर हम इसकी रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस 2 ओ एन कॉस थीटा। अब बेटा ये जो VC वेक्टर है और VR वेक्टर है, इन दोनों में 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री का फेज चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ ये देखूं तो ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PN वेक्टर प्लस 0 क्यों, कॉस की वैल्यू अगर मैं π/2 रखता हूं तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ON क्या है बेटा, ON है मेरा E वेक्टर, E का स्क्वायर, और OP मेरा क्या है बेटा, OP है मेरा VC। देखो OP की वैल्यू है मेरी VR, दैट इज VR का स्क्वायर, और PN की वैल्यू क्या है मेरे पास में, VC, तो दैट इज VC का स्क्वायर आ गया हमारे पास में। तो E मेरा हो गया अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बेटा हम इसमें करंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे बेटा करंट की वैल्यू। अभी मैंने बताया आपको कि जो VR होता है वो IR होता है, और VC किसके बराबर होगा, IXC के बराबर। VC किसके बराबर होगा, IXC। I क्या है हमारे पास में करंट, और XC क्या है हमारे पास में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है बेटा, अब इसको वैल्यूज को इसमें प्लेस कराते हैं। तो E की वैल्यू आपके पास में क्या मिल गई, बताइए। E की वैल्यू मिल गई आपको अंडर रूट, देखिए IR का होल स्क्वायर प्लस IXC का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा R² प्लस XC का स्क्वायर। तो बेटा अब मैं I की वैल्यू अगर चाहूं, मुझे करंट चाहिए, तो E अपॉन कितना मिलेगा मुझे, रूट R² प्लस XC का स्क्वायर। बेटा ये करंट आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ गया, करंट। ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है कौन सी वाली बेटा, ये जो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, ये जो R² प्लस XC का जो स्क्वायर है, रूट के अंदर जो वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस of RC circuit, effective resistance of RC circuit and called बोलेंगे इसको द कैपेसिटिव इम्पीडेंस, यानी हम इसको बोल देंगे अब ZC। क्या बोलेंगे, ZC बेटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को अगर हम रखें तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E ओवर ZC, कैपेसिटिव इम्पीडेंस। ठीक बच्चा, अब अगर मैं इसका भी फेजर बनाऊं बेटा, अगर मैं इसका फेजर बनाऊं जैसे मैंने यहां पर बनाया था, इसके लिए Z XL और R के बीच में जो बनाया था, अगर मैं इसी का फेजर बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा, आसान है, टिपिकल नहीं है, समझिए। ठीक है,
देखिए अगर हम इसका फेजर बनाएं तो फेजर कैसे बनाएंगे बेटा, हम एक्सी का दोबारा यहां पर हम ड्रॉ करें इस तरीके से। अब बच्चे इधर देखें, यहां पर हमारे पास में आ गया रेजिस्टेंस पी तक, ठीक है, एक्स एक्सिस ले लेंगे कोई समस्या नहीं है, और यहां पर हमारे पास में आ गया, ये आ गया क्यू तक, और ये हमारे पास में होगा एक्स, ठीक है। तो इनके बीच में अगर एंगल लिया जाए तो बेटा इसी तरीके से जाएगा। देखिए ये मेरे पास में आ गया, ये हो गया फाई एंगल, क्लियर। अब देखो यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसको तो बच्चे ये मेरा क्या जाएगा, एक्सी, क्या जाएगा, एक्सी हो जाएगा, ये आर हो गया, ये एक्सी हो गया। बताओ टेन फाई कितने के बराबर आ जाएगा, टेन फाई आपके पास में आ जाएगा एक्सी ओवर आर, परपेंडिकुलर बेस। तो एक्सी की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू बेटा आपको मालूम है ना, बताइए, लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी आपको, एक्सी अपॉन आर। बताओ कितनी होती है, नहीं मालूम तो प्लीज एक बार जाकर रिमाइंड करके देखिए उसे। एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक बच्चा, एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सी इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर, ये हमें मिल गया यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा यहां से भी आप देखोगे, अगर टेन फाई आप निकालना चाहे तो सर हम यहां से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये क्या है आपके पास में बीसी, तो देखो यहां पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू वीसी ओवर आर, वीसी ओवर आर, और वीसी क्या होता है आई एक्सी अपॉन आई आर, वीसी ओवर सॉरी वीसी ओवर वी आर, वीसी ओवर वी आर, और ये क्या होगा आपके पास में आई आर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देखो वीसी ओवर वी आर, ठीक है, ये आई आर हो जाएगा। तो बेटा फिर दोबारा से वो आ गया आई एक्सी ओवर आर, और एक्सी को हमने क्या लिखा है बेटा अभी, 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, तो बेटा टेन फाई यहां पर फिर मिल गया आपके पास में 1 अपॉन ओमेगा सी आर, और फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक है बेटा। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। अब देखो इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं भी आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक बेटा, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स में मजा नहीं आता है। देखिए बहुत सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, मतलब बहुत छोटा सा, 1 नंबर 2 नंबर का जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1, चलो करते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, लिखते चले मेरे संग में, व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, what is the inductive reactance of a coil if current through it कितना है, it is 20 एम्पियर, उसके अंदर करंट कितना फ्लो रहा है 20 एम्पियर, 20 मिली एम्पियर करो, 20 मिली एम्पियर, ठीक है, एंड वोल्टेज अक्रॉस इट करते हैं इसको, मान लो इट इज 100 वोल्ट, ठीक है 100 वोल्ट। अब मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए, अब मैं जानता हूं बेटा, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि VL इज इक्वल टू IXL होता है, अब मुझे XL चाहिए, तो XL क्या हो गया VL ओवर I, सिंपल सा। तो कितना मिला, ये हमारे पास में VL कितना है 100 वोल्ट, और बेटा I मेरे पास में कितना दे रखा है 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10 से पावर -3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो XL मेरा कितना आ जाएगा, XL आ जाएगा 100, तो यही हो गया 10 से पावर 3 ये हो गया, और नीचे आ गया 20 से ये 5 टाइम क्रॉस हो गया, तो 5 इंटू 10 से पावर 3 ओम, मतलब 3 ओम, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं XL इज इक्वल टू 5 किलो ओम, है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना बेटा, तो इनकी यूनिट भी ओम ही होती है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो एक ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सवाल देता हूं, है ना, ये तो मैंने इंडक्टर का मैंने करके दिखाया, आप कैपेसिटर के लिए करके दिखाइए।
ठीक है, और स्क्रीन को पॉज करके करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ 50 पिकोफैराड। पिकोफैराड बेटा 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू 10 पावर -12 होता है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ AC source of frequency 1 किलोहर्ट्ज दे रखी है। कैलकुलेट इट्स रिएक्टेंस या इट्स रेजिस्टेंस, ऐसे भी कह सकता है ना एग्जामिनर, ये पेपर सेटर कुछ भी रख सकता है, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो सॉल्यूशन बेटा मैं टाइम दे रहा हूं आपको 2 मिनट का, 1 2 स्टार्ट। हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं हुआ मैं करता हूं। देखिए XC किसके बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। और बच्चा अभी हमने बताया है ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बताया था मैंने अभी, तो 2 पाई एफ तो ये हो गया और ये आ गया सी, 2 पाई एफ सी हो गया। अब वैल्यूज को प्लेस करा दो, 1 अपॉन 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज यानी 10 से पावर 3, और कैपेसिटेंस कितना दे रखा है आपका 50 पिको फेराड इंटू 50 पिको मतलब 10 से पावर -12, ये आपके पास में आ गया। सॉल्व कीजिएगा, देखिए 12 में से ये हो गया 100, अब इसको ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन पाई तो ये है 2 इंटू 50 इंटू 100 हो गया, 100 को 10 से पावर 2 कर सकते हैं, और ये आ गया 10 से पावर 3, ये आ गया 10 से पावर -12, तो कितना बचेगा 10 से पावर 5 हो गया, 12 में से 5 गया 7 हो गया, तो बेटा 10 से पावर 7 ओवर पाई, ये आपके पास में आंसर आया, और इसको लिखेंगे यूनिट ओम। ठीक बच्चा, यूनिट क्या आ गई आपके पास में इसकी ओम, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। तो XC आपके पास में लिख सकते हैं हम 10 से पावर 7 पाई ओम। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है बेटा, इसमें टिपिकल वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, देखिए कैसे कराते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कोशिश कीजिए, बहुत आसान। देखिए कैलकुलेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, आपसे पूछा है Z क्या है सर्किट का, फाइंड Z ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब देखो सर्किट आपको क्या दिया हुआ बच्चा, ये दिया हुआ, देख इंडक्टर दे दिया और यहां पर उन्होंने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, और इसको उन्होंने जो दिया किसी AC मेन सोर्स से, ठीक है, आसान, ये R और ये आपको दे दिया XC। अब उन्होंने R की जो वैल्यू दी हुई है वो 30 ओम दी हुई है, 30 ओम, और बेटा इसकी वैल्यू दी है 40 ओम, और ये दे दिया E। तो आपसे पूछा Z निकालो, तो Z का फॉर्मूला तो बहुत आसान है ना, Z का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, अभी बताया था हमने, सॉल्यूशन बताइए करके देखिए, Z निकालो, Z क्या होता है, देखिए मैंने अभी जो वीडियो में पढ़ाया है उसमें ऊपर जाके देखिए कौन सा होता है Z का फॉर्मूला, मिल गया, क्या मिला था R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो आपको पास में Z कितना है बेटा, R कितना है तुम्हारे पास में 30 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 40 का होल स्क्वायर, ठीक है, 30 और 40 का होल स्क्वायर, तो अंदर कितना आ गया, रूट के अंदर आ गया 2500, वो कितना हो गया 50 ओम। बेसिक टर्म है बेटा, इसको ZC भी कहते हैं, ठीक है, ZC इज इक्वल टू 50 ओम। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस छोटे छोटे से एकेडमिक में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्लियर बच्चे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर, और केवल बेसिस होता है और कोई टिपिकलिटी नहीं आती, ठीक है, आसान है सर्किट के लिए। चलो एक और सर्किट, एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, एक आपको सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बना दिया और उन्होंने इसके लिए इंडक्टेंस बना दिया। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, और यहां पर उन्होंने उसे एसी सोर्स से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, अब ये आर कितना दिया हुआ है 3 ओम, और ये दिया हुआ है बेटा आपके पास में 4 ओम, और यहां पर सप्लाई दे दी 100 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको दे दी। अब आपसे पूछा है फॉर द आरएल सर्किट, आरएल सर्किट के लिए कैलकुलेट कीजिए या फाइंड कीजिए क्या बेटा। सबसे पहला आपसे पूछा गया कि इंपीडेंस, इंपीडेंस बताइए। ठीक है, 1 मार्क्स में। सेकंड मार्क्स में आपसे पूछा गया फेज बिटवीन वी एंड आई, वी और आई के बीच में फेज कितना है। और थर्ड आपसे पूछा गया IRMS। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने IRMS आपको सेकंड लेक्चर में मैंने आपको IRMS बताया है। ठीक है, तो बेटा इंपीडेंस क्या आ गया, सॉल्यूशन बताएंगे, करेंगे। चलो स्क्रीन पॉज करके करने की कोशिश करो। इंपीडेंस आपको R दे रखा है बेटा ये, और ये आपको क्या दे रखा है XL दे रखा है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा ना। करिए, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। कितना बना, R की वैल्यू हो गई 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना आया 16 प्लस 9, यानी हमारे पास में आ गया 25। आंसर आया 5 ओम, तो आपका मिलेगा Z इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, ये आ गया, बहुत अच्छी बात, आपका भी निकल आया होगा। अच्छा, अब फेज निकालते हैं, फेज एंगल। तो फेज एंगल के लिए बेटा मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला tan phi इज इक्वल टू, बताओ, XL ओवर R। XL मेरा कितना है 4/3, रेजिस्टेंस 3 है। तो बेटा अगर 4/3 को आप देखो तो ट्राइंगल एक आपने पढ़ा होगा, ये 53, ये 3, ये 5, ये 4 और ये 37 डिग्री। तो 53 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 53, tan 5 देखो 4/3, tan 53 बनना है बेटा, यहाँ पे 4/3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा 4/3, तो ये हो गया 53, तो ये हो गया 53 डिग्री। ठीक है, 53 की वैल्यू आती है निकल के, तो 5 मेरा कितना आएगा बताएंगे 53 डिग्री। ठीक है ना, 53 के लिए वैल्यू निकल के आती है 4/3। अब आपके पास में आता है IRMS, लास्ट पॉइंट है हमारे पास में IRMS। IRMS कितना होता है बताओ बच्चों, VRMS अपॉन Z, VRMS अपॉन Z। तो VRMS आपका कैसे निकालते हैं, VRMS निकाल देंगे बेटा, इसको फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसको कंपैरिजन करते हैं, दोबारा बता रहा हूं, V0 साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पे जो VRMS होता है वो V0/√2 होता है बेटा, और ये आपके पास में Z है। तो आप देखो कितना आ गया 100, V0 तो आपका 100 हो गया अपॉन √2, और Z आपके पास में आपने अभी निकाला था बेटा 5, तो ये आपके पास में आ गया 20/√2। 5 से ये 20 टाइम कट जाएगा, और 20 से कितने टाइम करेगा 2 × 10 लिख सकते हैं ना, √2, तो कितना कटा √2 टाइम्स, √2 टाइम। तो IRMS आपके पास में आ गई बेटा √2 × 10। √2 की वैल्यू कितनी होती है, या तो इतना ही भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको लो 1.41 × 10, यानी आपके पास में आ गई 14.1 एम्पियर। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम LC सर्किट पढ़ेंगे और LCR सर्किट पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो शेयर जरूर कीजिए, और बच्चों का भला होगा। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फिजिक्स सुपर फिजिक्स मास्टर चैनल को। थैंक यू।